चैप्टर सॉल्यूशंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके लिए हम जो है इक्वेशन भी तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये एक एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे। आपको स्क्रीन पर दो फ्लास्क नज़र आ रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो फ्लास्क है उसमें इथेनॉल है, 100 ml इथेनॉल लिया है और ये प्योर सॉल्वेंट है। और यहाँ पर जो कंटेनर है, जो फ्लास्क है, वो क्लोज्ड है, उस पर जो है ढक्कन रखा हुआ है। तो अब जो वेपर्स निकल रहे हैं, आपको सरफेस पर के जो मॉलिक्यूल्स है वो बताए गए हैं राउंड शेप जो है सर्कल से। तो ये जो है वेपर्स की शक्ल में ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी यहाँ पर। और उसके बाजू जो फ्लास्क है उसमें आपको इथेनॉल में शुगर डाला गया है। तो शुगर जो कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है वो उसमें मिक्स कर दिया गया है। इसका भी वॉल्यूम 100 ml है, सॉल्यूशन का भी। अब आप क्लियर देख पा रहे हैं कि हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए शुगर के मॉलिक्यूल्स को ऑरेंज कलर से बताया है और इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स को येलो कलर से बताया है। तो सरफेस पर देखो बच्चों कि जहाँ पर पहले येलो कलर के यानी कि इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, अब वहाँ पर ऑरेंज कलर के शुगर के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। वो जगह जो है अब शुगर के मॉलिक्यूल ने ले ली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस पर जो वोलाटाइल सॉल्वेंट है इथेनॉल, उसके मॉलिक्यूल्स कम हो गए और इसी वजह से नंबर ऑफ वेपर्स भी आपको कम नज़र आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर वेपर प्रेशर कम हो गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि हम किसी भी वोलाटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? उस वोलाटाइल सॉल्वेंट में हम ऐसा सॉल्यूट डालेंगे जो नॉन आयोनाइजेबल और नॉन वोलाटाइल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल शुगर, या आप ग्लूकोज डाल सकते हैं, या फिर आप यूरिया डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक्चुअली इसके लिए जो है राउल्स ने क्या कहा है, राउल्ट का लॉ यहाँ पर यानी वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन हमको बता रहा है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है राउल्स लॉ की थोड़ी बात करेंगे कि राउल्स लॉ जो है ये हम किस पे अप्लाई करते हैं बच्चों? वोलाटाइल लिक्विड पे अप्लाई करते हैं कि नॉन वोलाटाइल लिक्विड पे अप्लाई करते हैं? वोलाटाइल लिक्विड पे अप्लाई करते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वोलाटाइल लिक्विड। अब ये वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉल्यूट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट की शक्ल में होगा, या फिर वो वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूट की शक्ल में होगा, या फिर वो वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन की शक्ल में होगा। ठीक है, तो हम राउल्स लॉ सिर्फ और सिर्फ किसी भी वोलाटाइल लिक्विड पर अप्लाई कर सकते हैं। और वोलाटाइल लिक्विड इट मे बी सॉल्वेंट, इट मे बी सॉल्यूट और इट मे बी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम जो है राउल्स लॉ क्या कहता है उसकी स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन। बच्चों आपको पता है बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, यानी कि सॉल्वेंट, और एक सॉल्वेंट रहेगा और दूसरा सॉल्यूट रहेगा। तो अब इस बाइनरी सॉल्यूशन में हम कुछ और चीज़ें कंसीडर करेंगे। सपोज यहाँ पर सॉल्वेंट ये वोलाटाइल है और जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है। ओके, अब
हम राउल्स लॉ किस पर अप्लाई कर सकते हैं और किस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं वो पहले ही डिसाइड कर लेंगे। सॉल्वेंट वोलाटाइल है तो फिर हम इस पर राउल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहाँ पर हम राउल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। और सॉल्यूट ये नॉन वोलाटाइल है तो इस पर हम राउल्स लॉ अप्लाई कर सकते क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब राउल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है फॉर किसके लिए? फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इस पर आप ध्यान दीजिए बच्चों कि सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो मैं स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए क्या कहता है ये। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट over the solution is equal to the vapor pressure of pure solvent multiplied by mole fraction of solvent in solution। ये उसकी स्टेटमेंट है। फिर से एक बात देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन। यहाँ पर ओवर द सॉल्यूशन क्यों कहा गया? क्योंकि वेपर प्रेशर तो सॉल्यूशन के ऊपर ही बनेगा ना बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर नहीं बनेगा, तो इसलिए ओवर द सॉल्यूशन कहा गया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहा गया है क्योंकि यहाँ पर इस सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, एक तो सॉल्वेंट इथेनॉल है और ये वोलाटाइल है, और शुगर जो है ये सॉल्यूट है और ये नॉन वोलाटाइल है। तो ये जो भी वेपर प्रेशर यहाँ पर बना है, ये वेपर प्रेशर किसकी वजह से बना है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट यानी कि इथेनॉल की वजह से बना है, शुगर की वजह से ये वेपर प्रेशर नहीं बना हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट का हम एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए इसको समझने की कोशिश करेंगे हम कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके लिए हम कुछ सिंबल डिसाइड कर लेते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन, इसके लिए क्या सिंबल रहेगा बच्चों? लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था P1। 1 क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट है इसलिए 1 लिए है। लेकिन हम इसके ऊपर 0 नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्योर नहीं है। ये सॉल्वेंट कहाँ का सॉल्वेंट है? सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट मौजूद है उसकी बात कर रहे हैं हम प्योर सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे, इसलिए P1 0 नहीं लिख सकते, सिर्फ P1 लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे और एक हम सिंबल डिसाइड करेंगे जो आपके स्टेटमेंट में दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। चलिए बताइए इसका सिंबल क्या रहना चाहिए? प्योर सॉल्वेंट बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही सोचा आपने। P1 0 सॉल्वेंट है इसलिए 1 आ गया, और 0 क्यों आ गया? क्योंकि प्योर है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट में क्या बात की गई है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। चलिए बोलिए इसके लिए क्या सिंबल रहेगा? सॉल्वेंट है बच्चों, सॉल्वेंट यानी 1 नंबर, और मोल फ्रैक्शन यानी x, तो क्या बोलेंगे? x1 बोलेंगे कि x2 बोलेंगे? x1 बोलेंगे। ठीक है, अब सारे सिंबल हमारे पास आ गए। तो अब हमको राउल्स लॉ की जो स्टेटमेंट हमने लिखी है उसके मुताबिक हमको इक्वेशन लिखना है।
तो हम क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन, इसका सिंबल क्या है, P1। आगे क्या बोल रहा है वो, इज इक्वल, ये इक्वल आ गया, टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का सिंबल P10 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो मल्टीप्लाइड का सिंबल नहीं भी लिखे तो चलेगा, P10 इंटू x1। तो यही इक्वेशन है राउल्स लॉ का इक्वेशन, किसके लिए, फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि कौन सी वैल्यू कांस्टेंट होती है और कौन सी वैल्यू वेरिएबल होती है, ठीक है। तो P10 आपको पता है, ये लास्ट टाइम भी हमने कई बार डिस्कस किया है कि P10 ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी किसी भी सॉल्वेंट के लिए वो स्पेसिफिक रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। तो अब वेरिएबल कौन कौन से हैं, P1 और x1, ये दो वैल्यूज जो है P1 एंड x1, ये क्या है, वेरिएबल्स है, मतलब ये चेंज होंगे, ठीक है। तो अब हम ग्राफ किसका किसका निकालेंगे, P10 वर्सेस x1, P1 वर्सेस x1, इसका हम ग्राफ निकालेंगे, क्योंकि P10 तो कांस्टेंट है। तो P1 वर्सेस x1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर P1 की वैल्यू जो है ये किस पर डिपेंड है, P10 पर डिपेंड नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो फिर किस पर डिपेंड है, सिर्फ x1 पर। तो वैल्यू ऑफ P1 डिपेंड्स ऑन x1। तो जब P1 को x1 के अपोजिट प्लॉट किया जाएगा, P1 वर्सेस x1 प्लॉट किया जाएगा, तो आपको जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। और ये स्ट्रेट लाइन जो है, आप देखिए इस ग्राफ को, ये स्ट्रेट लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रही है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ही ये हुआ कि ये जो सॉल्वेंट है ये राउल्स लॉ को 100% ओबे कर रहा है और बिल्कुल भी डिसओबे नहीं कर रहा है। चलिए इस ग्राफ में क्या लिखा है देखते हैं हम। तो यहाँ पर x और y एक्सिस है, तो x एक्सिस पर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जो वैल्यू होगी, ये x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 1 तक रहेगी, ठीक है। और उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो लेफ्ट टू राइट रहेगा, इस तरह से। तो x की वैल्यू 0 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में x की वैल्यू 1 पर खत्म हो रही है। और y एक्सिस पे आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका सिंबल क्या होना चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, यानी यहाँ पर क्या रहेगा, P1 रहेगा, P10 नहीं रहेगा बच्चों, P1, क्योंकि ये कौन सा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में मौजूद है, ठीक है। तो P1 वर्सेस x1 ये हमारा प्लॉट है, ये x1 है और यहाँ पर ये x की वैल्यूज दी है 0 से 1 तक। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसको कोइंसाइड करेंगे इस पॉइंट पे, देखिए। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कम है, ठीक है। तो यहाँ पर P1 की वैल्यू भी कम है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ पर अब P1 x1 की वैल्यू जो है बढ़ गई है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो P1 यानी वेपर प्रेशर भी बढ़ गया है। चलिए इस पॉइंट पर देखिए, अब x1 की वैल्यू फिर से बढ़ गई है और इसलिए P1 भी बढ़ गया है। यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू बढ़ गई है, इसलिए P1 भी बढ़ गया है। कहने का मतलब ये है कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, ठीक है। तो व्हाट इज P1, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और व्हाट इज x1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये दोनों कहाँ मौजूद है, सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये हो गया ये ग्राफ के बारे में। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, ध्यान से सुनिए आप। वो क्वेश्चन इस तरह से है कि प्रूव दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
तो बच्चों ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तो ही आप आंसर लिख पाएंगे। सवाल क्या पूछा जा रहा है आपको कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आप ये साबित कीजिए। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्चुअली साबित क्या करना है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड होता है। डियर स्टूडेंट्स, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सिंबल लास्ट टाइम में हमने देखा कि डेल्टा पी। तो डेल्टा पी ये जो सिंबल है, तो डेल्टा पी की वैल्यू ये किस पर डिपेंड होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये हमको साबित करना है। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1। यह भी हमने यहाँ पर तैयार किया था, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कीजिए। ठीक है, लेकिन हमको ये पता है बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, x1 का मीनिंग क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये दोनों की जमा जो है क्या होती है, 1 होती है। ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, तो ये 11th में भी हुआ है आपका। तो अब हम यहाँ पर x1 इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। तो हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 कैसे बनेगा, P1 इज इक्वल टू P10, x1 की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 1 माइनस x2। ओके, ये रख दिया हमने। अब ये ब्रैकेट आप सॉल्व कीजिए, P10 इज इक्वल टू P10 इंटू 1 क्या होगा, P10 होगा माइनस P10 इंटू x2, ऐसे आएगा। ठीक है, अब हम हमारे कन्वीनियंस के लिए ये इक्वेशन के दोनों साइड चेंज कर लेंगे। जो राइट साइड में वो लेफ्ट में लिखेंगे और जो लेफ्ट में है वो राइट में लिखेंगे फॉर आवर कन्वीनियंस। P10 माइनस P10 x2 इज इक्वल टू P1। ओके, अब यहाँ पर राइट साइड में आपको P1 दिख रहा है, तो ये P1 को मैं लेफ्ट साइड में लेना चाह रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, P10 माइनस P10 x2 एज इट इज, और ये P1 है, ये जब लेफ्ट में आएगा, अभी यहाँ पर प्लस साइन है, जब लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस P1। अब राइट में कुछ नहीं बचा है इसलिए 0 लिख देंगे। इतना समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है P10 इंटू x2, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, लेकिन उसके साइन के साथ शिफ्ट करेंगे बच्चों ये पूरा। तो फिर यहाँ पर कैसा हो जाएगा, देखिए P10 एज इट इज माइनस P1 ले लेते हैं हम, इज इक्वल टू ये माइनस P10 इंटू x2, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, P10 इंटू x2। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पर P10 माइनस P1 हमको पता है, ये हमने लास्ट टाइम देखा है कि P10 माइनस P1। सबसे पहले आप इसका मीनिंग क्या है बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P10? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P1? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? और एकदम इजी लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि P1 का मतलब है कि ये सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है।
ओके। और P10 का मतलब क्या है कि ये वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है, ये सॉल्यूशन में नहीं है, प्योर सॉल्वेंट। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है और कुछ नहीं बल्कि क्या है, डेल्टा पी है। और डेल्टा पी का मतलब आपको मालूम है, वेपर प्रेशर लोअरिंग, ये असल में चेंज है। डेल्टा सिंबल किसका है, चेंज। तो यहाँ चेंज क्या आया है, लो आपने वेपर प्रेशर को कम कर दिया है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो यही वैल्यू हम यहाँ ऊपर की इक्वेशन में रखेंगे, तो फिर आपको क्या मिलेगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू P10 इंटू x2, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम क्या साबित करने वाले हैं, देखिए P10 ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अब डेल्टा पी की वैल्यू किस पर डिपेंड है बच्चों, x2 पर। तो ये दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, एक डेल्टा पी और दूसरा x2, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डेल्टा पी डिपेंड्स ऑन x2। तो अब x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसका है, सॉल्वेंट का है कि सॉल्यूट का है, सॉल्यूट का है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा पी डिपेंड्स ऑन x2। व्हाट इज x2, x2 का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन, किसका, सॉल्यूट का, 2 नंबर है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और कुछ नहीं होता है बल्कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। हमको मालूम, 11th में देखा हमने मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, किसके, सॉल्यूट के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यही हमको साबित करना था बच्चों कि डेल्टा पी यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों है, क्योंकि वो किस पर डिपेंड है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये साबित हो चुका है। तो आपको एग्जाम में इतना आंसर लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम जो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखने वाले हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका क्या मतलब है, तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा शॉर्टकट, कि आप इक्वेशन याद कीजिए तो आपको डेफिनेशन खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो मैं पहले आपको इक्वेशन बताता हूं और फिर आप उसकी मदद से वो उसकी डेफिनेशन याद कीजिए। देखिए डेल्टा पी अपॉन P10 ऐसे में लिखता हूं, ठीक है। अब आप इसके ऊपर से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डेफिनेशन तैयार करेंगे। बोलिए क्या रहेगी, व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये रेशो है, किसके किसके बीच का रेशो है, ऊपर न्यूमरेटर में क्या दिख रहा, डेल्टा पी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा पी, वेपर प्रेशर लोअरिंग या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सही है। और डिवाइडेड बाय P10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P10, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेरी गुड। तो फिर हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी हमने थोड़ी देर पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखा और अब हम क्या देख रहे हैं, रिलेटिव, ये एक नया वर्ड आ गया है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ध्यान से सुनिए, रेशो, रेशो किसका किसका रेशो है, रेशो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसका लोअरिंग किया आपने, वेपर प्रेशर किसका कम किया आपने, सॉल्वेंट का, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ओके, इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। तो आप एग्जाम में इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये इक्वेशन याद रखिए, इक्वेशन को देखकर हर बच्चा ये डेफिनेशन लिख सकता है। डेल्टा पी का मीनिंग क्या है उसको मालूम होना चाहिए, P10 का मीनिंग क्या है उसको मालूम होना चाहिए। चलिए अब और एक नया क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, देखो बेटा,
प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, समझ रहे हो आप कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या मतलब है इसका कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड होती है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद पर डिपेंड होती है। ये आपको साबित करके बताना है। ओके, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अभी जो हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की जो डेफिनेशन कही है, तो उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। क्या इक्वेशन था बोलिए, ऊपर क्या था डेल्टा पी, नीचे क्या था डिवाइडेड बाय P10। यही तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है, ये रेशो है। लेकिन बच्चों क्या मैं डेल्टा पी की जगह पर ये लिख सकता हूं P10 माइनस P1? अभी हमने देखा कि डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, P10 माइनस P1। ओके, तो मैं ये ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा पी की जगह पर डिवाइडेड बाय P10। ओके, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। अब हमने अभी डेल्टा पी इज इक्वल टू ये इक्वेशन तैयार किया था, डेल्टा पी इज इक्वल टू P10 इंटू x2। ये इक्वेशन का नाम क्या है, राउल्स लॉ का इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अभी हमने तैयार किया था, डेल्टा पी इज इक्वल टू P10 इंटू x2। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा पी और P10 को हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, P10 इज इक्वल टू x2, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं इसको। तो बच्चों हम यही काम करेंगे कि डेल्टा पी अपॉन P10 की वैल्यू x2 ये इक्वेशन 1 में रखेंगे। ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है डेल्टा पी अपॉन P10, तो इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे x2। तो देखिए फिर x2 इज इक्वल टू P10 माइनस P1 अपॉन P10। ओके, तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। आप इक्वेशन की राइट साइड को देखिए, राइट साइड का मतलब क्या है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इक्वेशन के लेफ्ट साइड में क्या है x2। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू किस पर डिपेंड है बच्चों, x2 पर। और व्हाट इज x2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो उम्मीद कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपने लास्ट तक वीडियो को देखा इसलिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।